हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल EVS नेट एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक लाई हूँ जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ये टॉपिक स्किप ना हो, मिस ना हो खुद से रिवीजन करते वक्त, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लाए हूँ। आपको ये टॉपिक के बारे में पहले से पता होगा, फिर भी मैं एक रिवीजन के पर्पज़ से इस टॉपिक को बनाकर लाई हूँ। तो इसमें क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन का जो भी जितनी भी आपके सिलेबस में है मेंशन, मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपका जो 2 नंबर है कहीं ना जाए, आपको ही मिले। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आपका ही बेनिफिट है। इसमें जो भी मैं टॉपिक लाऊंगी ये बिल्कुल जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम है उसके ही टारगेट देखते हुए मैं सारे टॉपिक लाने वाली हूँ, तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, और मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं जो आपका एग्ज़ाम में हेल्प करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस टॉपिक में मैंने वियना कन्वेंशन के बारे में बात की हूँ। वियना कन्वेंशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए कन्वेंशन हुई थी। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी और उसके कन्वेंशन के लिए एक कन्वेंशन हुई थी वियना, जो ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ एक कन्वेंशन किया गया था जिसमें बात की गई थी ओजोन लेयर को कंजर्वेशन के लिए। तो ये कब आई थी? ये 22 मार्च 1985 को हुआ था। लोकेशन कहाँ था? वियना, ऑस्ट्रेलिया में था। और ये इफेक्टिव कब से हुआ? 22 सितंबर 1988 से ये इफेक्टिव रहा। इसमें कंडीशन क्या था? रेटिफिकेशन किया 20 स्टेट ने और सिग्नेचरी बड़ी थी 28 और रेटिफायर थे 198 कंट्री थे। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये कन्वेंशन क्यों हुई थी? ये कन्वेंशन हुई थी जो हमारा जो ओजोन लेयर है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है अर्थ पे आने से, वो डिप्लीट हो रही थी। और अगर डिप्लीट हो रही थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसकी वजह से साइंटिस्टों का ध्यान गया कि हमारे जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही है और किस रीजन से हो रही है, इस पे बात किया उसने। फिर उन्होंने एक मीटिंग की ऑस्ट्रेलिया में। फिर इसमें कौन कौन सी सबस्टांस मेनली इम्पॉर्टेंट थे उसको रिड्यूस करने की बात की गई। इसमें मेनली जो 3 सबस्टांस देखने को मिला वियना कन्वेंशन में जो था, ODS ओजोन डिप्लीटिंग इम्पॉर्टेंट मेनली था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड को रिड्यूस करने की बात की गई थी इसमें। और ये कन्वेंशन के अंदर ही, इसके बाद ही इसके कन्वेंशन के ही में ही एक इसके अंदर ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। इसी के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया और कन्वेंशन एक सेट होता है, उसके बाद एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो इससे रिलेटेड था, ODS सबस्टांस से ही रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहाँ? मॉन्ट्रियल एक प्लेस है कनाडा में, वहाँ पे इसकी मीटिंग की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब मीटिंग हुई? ये 16 सितंबर 1987 को मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल में, जो कनाडा का एक लार्जेस्ट प्लेस है। मॉन्ट्रियल लोकेशन है। ये इफेक्टिव कब हुआ? ये पहले तो कोई भी प्रोटोकॉल या कन्वेंशन होता है, सबसे पहले वो बनाई जाती है, उसके बाद उसे अप्लाई किया जाता है। तो पहले साइन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किसके लिए? ODS, रिड्यूस ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाई गई, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। यह 16 सितंबर 1987 को बनाई गई। उसके बाद यह फोर्स में कब आई? फोर्स में आई 1 जनवरी 1989 को। यह
फोर्स में आए। ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी हैं। ये सबसे जितने भी अब आजकल कन्वेंशन है अभी तक के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो ट्रीटी माना जाता है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही माना जाता है। इसमें 198 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की बात की गई थी। और ओजोन क्या है, अगर आप वियना जान रहे हैं, मॉन्ट्रियल के बारे में आपको पता है और ओजोन के बारे में नहीं पता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन को बारे में आप नहीं जान रहे हैं, फिर ओजोन के लिए ही बनाई गई थी, कन्वेंशन हुई थी ओजोन लेयर के लिए वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्शन द ओजोन लेयर वियना कन्वेंशन, और फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था। ओजोन है क्या? ओजोन क्या है? हाईली रिएक्टिव गैस है जो 3 ऑक्सीजन के एटम के कंपोज से बनता है। ये क्या है? ये दोनों तरह से होते हैं। इट इज बोथ ए नेचुरल एंड मैन मेड प्रोडक्ट डेट अकर इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर। अगर ये दोनों तरह से होते हैं, एक नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में अगर ये ओजोन पाया जाता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में एक अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में भी होता है और लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर में भी ये ओजोन पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन इफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ इन आइदर गुड और बैड। डिपेंड करता है ओजोन कहाँ पे है, डिपेंड के अकॉर्डिंग टू कि ओजोन हमारा कहाँ पे है। अगर वो ट्रोपोस्फियर में है तो बैड ओजोन, अगर यही ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है तो उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज फॉर्म नेचुरली थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विथ मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2। द ओजोन लेयर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 30 माइल 15 to 40 किलोमीटर above the earth surface reduce the amount of harmful UV radiation reaching the earth surface। जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाए जाती है वो गुड क्यों है? क्योंकि वो हमें जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे हमें बचाती है, अर्थ पे आने से उसे हमें बचाती है। इसीलिए हमने स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। वो मैक्सिमम अमाउंट में सबसे ज़्यादा ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ओजोन पाया जाता है 90%। 90% जो ओजोन है हमारा क्या है? गुड ओजोन है, जो हमें स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये हमें जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे हमें बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट। अगर वो अर्थ पे आ जाती है तो अर्थ पे आ जाती है, इमेजिन करिए अर्थ ही नहीं रह पाएगा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए 90% मैक्सिमम अमाउंट स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है गुड ओजोन। और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं और इसे बैड ओजोन भी कहते हैं, ये ओनली 10% ही होते हैं, जो जिससे सरफेस ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। ये क्यों बैड ओजोन है? ये क्यूब इज ए फॉर्म प्राइमरली फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बिटवीन 2 मेजर क्लासेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का? जैसे 2 एयर पोल्यूटेंट है VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की कि इसका तो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं VOC नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओजोन कंट्रीब्यूट करता है स्मॉग के फॉर्मेशन में भी ओजोन का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे हेज हो गया, ये सब में ये ओजोन क्या करता है, टेक्स पार्ट करता है। और VOC क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक केमिकल है जो मिलता है कहाँ पे है? केमिकल प्लांट, जैसे गैसोलीन पंप, ऑयल बेस्ड पेंट, ऑटो बॉडी शॉप,
प्रिंट शॉप, इसमें VOC पाया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिजल्ट प्राइमरली फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबस्टन, जहाँ भी हाई टेम्परेचर कंबस्टन होता है वहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट आउट होता है। कहीं भी जहाँ हाई टेम्परेचर हुआ वहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिट आउट होता है। सिग्निफिकेंट सोर्स और पावर प्लांट से नाइट्रोजन ऑक्साइड का इमिट आउट, इंडस्ट्रियल फर्नेसेज, बॉयलर, मोटर व्हीकल से अर्बन लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड ही पाए जाते हैं। तो ये ओजोन जो ओजोन प्रोसेस है इसमें ये सब प्रॉब्लम यहाँ से ये सब रिएक्शन होते हैं। तो ओजोन डे, ओजोन मैंने जान लिया। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे एवरी ईयर 16 सितंबर को करते हैं और इस ईयर का थीम था ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये आपको याद रखना होगा थीम से रिलेटेड जितने भी अलग से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें आपको सारे थीम एक जगह मिल जाए और याद आप कर लें। तो अभी मैंने ओजोन के बारे में पढ़ा था तो मैंने ओजोन का थीम डिस्कस कर दी, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसे आप याद रख सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और ओजोन से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है जिसे हम बैड ओजोन कहते हैं, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका क्या है, इससे आपको जितने भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको हो सकते हैं, जैसे कफिंग, स्क्रैची थ्रोट, इन्फ्लेमेबल एंड डैमेज एयरवे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में कठिनाइयाँ आ सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिजीजेज आपको ओजोन से आपको हो सकती हैं। इसके रोकने का क्या उपाय है? आपको जो भी CFC से रिलेटेड जितने भी सामान है उसके जो यूज है उसको रिड्यूस करना होगा। जो भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंजप्शन को रिड्यूस करना होगा। व्हीकल को यूज करना, जो जितनी मोटर व्हीकल है उसको यूज करने थोड़ा सा कम करना होगा, रिडक्शन लाना होगा यूज करने में। एवॉइड प्रोडक्ट जो बनता है ODA सब्सटेंस, उस प्रोडक्ट को यूज करने को एवॉइड करना होगा। एयर कंडीशनर है आपके घर में, रेफ्रिजरेटर है, उसके मेंटेनेंस करना होगा। इसे एनर्जी सेविंग गैजेट, बल्ब, इस सब को भी यूज करना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री AC एंड रेफ्रिजरेटर यूज करना है आपको। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वे हैं जिससे हम ओजोन डिप्रेशन को खुद से हम लोग अगर यूज करें तो रिड्यूस कर सकते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी जो रवांडा में हुई थी, किगाली अमेंडमेंट हुई थी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही अंदर हुई थी। 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली सिटी में हुई थी ये, जिसमें 7 कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। मीटिंग जिसका 28 मीटिंग ऑफ पार्टी हुआ था। ये एक इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात की गई थी जो 2047 तक कम करने की बात की गई थी इसमें, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहे थे, ग्रीन हाउस गैस इमिट आउट कर रही थी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही थी। इसीलिए और इसमें जो फिर से एक रेटिफिकेशन हुआ, संशोधन हुआ 1 जनवरी 2019 को, उसके बाद से ये इफ़ेक्टिव रहा, जिसमें 65 कंट्री ने इसे एक्सेप्ट किया और इस पे काम करने के लिए पूरा तरह से एग्री हुए। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, इसीलिए इसमें लाया गया, इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही लाया गया। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस में मेंशन भी है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको सारे जितने भी कन्वेंशन हैं मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, लर्न करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर कोई
और भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के